मैं अनुरोध करूंगा सबसे पहले अर्पिता से कि आज के इस रक्षाबंधन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांधने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, छोटी बच्ची के द्वारा एक ऑटोग्राफ अपने संदेश को देते हुए सर, एक बार जोरदार तालियां सर के इसने के लिए।
बेटा सर, एक छोटी सी बच्ची नंदिनी है, एक कार्ड बना के सर आपके लिए लेके आए हैं सर, बच्चों ने बनाया है सर। इस बच्ची के लिए सभी लोग जरूर ताली बजाएं। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आयशा बानू। हम श्री गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्र हैं। हम कक्षा 7 में पढ़ते हैं। सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं रक्षाबंधन में आपका आशीर्वाद लेने यहाँ आई। मुझे बहुत खुशी हुई। बस मेरी यही इच्छा है कि आप बड़ों का हम सब पर आशीर्वाद। थैंक यू सर। वैष्णवी पाल फ्रॉम कस्तूरबा गांधी स्कूल। नमस्ते सर, मेरा नाम वैष्णवी पाल है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KGBV मलियाबाद है। आज मैं आपसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मुझे पता चला मुझे आपसे मिलने, CM सर से मिलने का मौका मिला, तो मैं बहुत 2-3 दिन से मैं जब लेटती थी तो मैं सोचती थी कब ऐसा दिन होगा जब हम सर के सामने, क्योंकि जब मैं देखती थी तो टीवी पे देखती थी, क्योंकि मुझे भी आपके जैसे एक नेता बनने का शौक है। तो मैं सोचती थी कि मैं लेटती थी तो मैं सोचती थी मैं सर के जैसे कैसे बनूंगा, सर के पास जाऊंगी, क्या कहूंगी, कैसे बोलूंगी। मुझे रात को सपने आते थे। जब मेरी मैम ने बताया कि हम बच्चों को लेकर के रक्षाबंधन पे जाएंगे सर को राखी बांधने, तो मैं बहुत खुश थी। उस दिन से मैं दिन गिन रही थी, घंटे गिन रही थी कि कब वो दिन आएगा जिस दिन हम सर के सामने फेस टू फेस बोलेंगे उनके सामने। और मुझे आज बहुत खुशी है कि आपका आशीर्वाद पाकर के और आपके आवाज में आकर के मैं क्या महसूस कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा मैं बहुत ही खुश हूँ। सर, मैं चाहती हूँ कि आपके पास आकर के जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, मैं आपके साथ एक फोटो जरूर खिंचवाऊँ, ताकि मैं अपने गाँव के जो सर, मैं एक हॉकी प्लेयर भी हूँ, मैं गाँव में पढ़ती थी। मुझे नहीं पता था कि हम लड़कियाँ भी इतनी आगे पहुँच सकती हैं, लेकिन हमारी जो टीचर हैं, जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर हैं, वो और मेरी वाटर मैम दिख गई हमारे गाँव। तो उन्होंने हमसे बात की, तो मैंने कहा कि पहले मैंने बताया तो मैं उस विद्यालय के कस्तूरबा गांधी जो आप हम लोगों को व्यवस्थाएं देते हैं तो मुझे मिली और मेरा हॉकी नेशनल सिलेक्शन हुआ। मैं खेल के मैं बहुत खुश हुई। धन्यवाद सर। ठीक है वैष्णवी, आपके अभी कार्यक्रम के पश्चात एक ग्रुप फोटो सभी लोगों के साथ भी होगा। अब अगला नंबर है दिव्या, कस्तूरबा गांधी विद्यालय से। मेरा नाम है दिव्या, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KGBV मलियाबाद है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सर के पास आई, मिली और उनके हाथ में राखी बांधने का अवसर मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि सर के अवकाश में आई और मेरा स्कूल 8 तक था, अब 9 से 12 तक हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं फुटबॉल खेलती हूँ, स्टेट तक खेल चुकी हूँ। अभिलाषा सिंह। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अभिलाषा सिंह है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KGBV मलियाबाद है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आज आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हॉकी प्लेयर हूँ, मैं स्टेट खेली हूँ और मेरा नेशनल सिलेक्शन हुआ है। और मैं एक कराटे प्लेयर हूँ जिसमें स्टेट में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। थैंक यू सर। आराध्या, संस्कृति विद्यालय। नमस्कार सर, मैं आपके स्कूल से द संस्कृति स्कूल लखनऊ से आई हूँ। और सर मतलब मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ। मतलब इस साल मैं आपके सामने खड़े होकर राखी सेलिब्रेट कर रही हूँ। सर मैं आपने जो भी हम लोग को फैसिलिटीज़ दी, हम लोग की जो भी एजुकेशन पे आपने काम किया, मैं उसके लिए भी आपसे बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और थैंक यू मतलब आपने हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटी दी आपके सामने आपसे सेलिब्रेट करने के लिए रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच सर। श्रेयसी, संस्कृत स्कूल।
Namaskar sir, my name is Shreyashi Singh and I am currently studying in class 8 of the Sanskriti School Lucknow from your school. So under your guidance and our respected principal sir's guidance, our school has stretched its arms towards the sky and we are very happy to be a part of this moment. Sir, I have a question कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का इतना यूज़ होता है तो उसमें कुछ ख़राब बातें भी होती हैं, तो आप अपने आप को कैसे मैनेज कर पाते हैं उनसे हट के फोकस रहना? देखिए, मैं सबसे पहले आप सभी बेटियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप रक्षाबंधन में समय निकाल करके मुख्यमंत्री आवास में आए हैं और रक्षाबंधन के इस पर्व को आप यहां पर आयोजित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस बेटी ने जो प्रश्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर अच्छी सोच पैदा करनी पड़ेगी। अच्छा करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उसके अनुरूप जो सोचा है उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, फिर उसके अनुरूप आगे बढ़ जाना। टेक्नोलॉजी आज के दिन पे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक भी नहीं और ऐसा भी नहीं कि आपको उसकी जानकारी भी ना हो। चैलेंज है हमारी आज की पीढ़ी के लिए कि स्मार्टफोन आपका एक बहुत बड़ा समय खर्च कर देता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि देखिए, दो चीजें इसके कारण होती हैं। एक, जब हमारी निर्भरता किसी मशीन पर, किसी तकनीक पर या किसी ऐसी वस्तु पर हो जाती है जो हमारी सोचने की, हमारी स्वयं की क्रिएटिविटी को कमजोर करती हो, तो हमें उससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। देखिए, एक समय था जब कैलकुलेटर नहीं थे तो लोग गिनती, पहाड़ा ये सब याद करते थे और कोई भी उनके सामने गणित का प्रश्न होता था तो वे फटाफट उसका जवाब दे देते थे। कैलकुलेटर आया, लोगों ने उस पर निर्भरता प्रारंभ कर दी। लोगों को याददाश्त अपनी उसकी कम होती गई। स्मार्टफोन आया तो हर एक चीज के लिए हम लोग आज स्मार्टफोन के प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं। अच्छा है, कहीं पे आपको डिजिटल लाइब्रेरी देखनी, कोई अच्छा कंटेंट देखना हो, उसके लिए वो आपका अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। कोई ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए कंटेंट को देखना हो, वो आपके लिए मददगार हो सकता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि उसमें जो कुछ भी मटेरियल है वो आपके हित में है। एक, आपकी सोचने समझने की सामर्थ्य को वह कुंद करेगा, कमजोर करेगा। दूसरा, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन देखने का दुष्परिणाम क्या है? हमारी आई साइट को वह प्रभावित करेगा, आंख की रोशनी को कमजोर करेगा। यानी आंख की रोशनी भी कमजोर होगी, मस्तिष्क की सोचने की सामर्थ्य भी उससे कमजोर हो सकती है। इसलिए जो लोग 4 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं, उनको
धीरे धीरे करके उस समय सीमा को घटा करके प्रयास करना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कंटेंट देखना हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेनी हो, तो उसको तो आप उस समय इस्तेमाल उस समय के लिए कर लें, लेकिन उस पे चिपके रहने की इस बीमारी को अपने आप को दूर करना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कंटेंट होंगे। अगर हम उससे दूरी बना करके रखेंगे, केवल आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सामग्री जो आपके पाठ्यक्रम के अनुकूल हो और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप हो, उसको अगर हम देखेंगे आपके लिए उपयोगी होगा, लेकिन उसकी भी सीमा होनी चाहिए। और मैं तो सभी बच्चों से कहूंगा, प्रदेश भर के बच्चों से, कि अनावश्यक समय उसमें खर्च करने की बजाय अच्छी पुस्तकों को देखने, उन्हें पढ़ने और पाठ्यक्रम के इतर भी अच्छी और प्रेरणादायी पुस्तकों को हमें पढ़ने की और उनमें लिखने की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। अगर हम करेंगे तो इसका लाभ हमें जरूर होगा। और रक्षाबंधन के अवसर पर संस्कृति विद्यालय की इस बेटी ने प्रश्न किया है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि स्मार्टफोन का उपयोग हम लोग बहुत कम करते हैं। मुझे लगता है कि मुझ जैसा व्यक्ति तो आधा घंटा मुश्किल से, वह भी राज्य से जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण प्रसंग को लेकर के कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते, एकदम नहीं करते, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे समय को, ज्यादा समय मेरा खराब करेगा और मुझे फिर अन्य मुद्दों पर, प्रदेश के विभिन्न जो मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के हमें निरंतर कार्य करना होता है, इन मुद्दों से मेरे उस समय को वह खराब करेगा। इसलिए उससे हम लोग दूरी बना के रखते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि मुझसे ज्यादा दूरी आपको बना देनी चाहिए और अपने पाठ्यक्रम पर पूरा कंसंट्रेट करना होगा और अपने मन और मस्तिष्क को खुले रख करके जहां भी अच्छा मिलता हो, पाठ्यक्रम की दृष्टि से, आपके फ्यूचर की दृष्टि से, उस ज्ञान को लेने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, कुछ बच्चे और हैं जो अपना संदेश आपके साथ में अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। सर, मैं अनुरोध करूंगा सुश्री श्रीजा से, संस्कृति विद्यालय से। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ इस मंच पे। मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं आपसे एक बार ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि आप हमेशा से मेरे लिए एक आइडल रहे हैं। और मेरा आपसे और हमारे संस्कृति विद्यालय को में एक बार ज़रूर आइएगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये एक ऐसा प्रदेश है जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आप इस प्रदेश को कैसे संभालते हैं? इस बेटी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ से अधिक आबादी यहां रहती है, लेकिन ये आबादी हमारे लिए चुनौती नहीं है। ये यूपी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। जो लोग इस आबादी को चुनौती मानते थे, उन्होंने यूपी को बीमारू कर दिया था। हमने इसको अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ जोड़ा है। स्केल है तो उसकी स्किलिंग के लिए भी प्लेटफॉर्म दिया गया। स्किलिंग है तो स्किलिंग को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। एम्प्लॉयमेंट है तो उसको यूपी के डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया।
यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की तरफ उसको आगे बढ़ाया गया, परिणाम आ गया। इतनी बड़ी आबादी जब एक साथ चलती है, एक साथ सोचती है, तो उसके परिणाम आएंगे। आज परिणाम क्या है? अब यूपी बीमारू नहीं है, अब यूपी भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देश के अंदर कोई गिनता है तो उनमें यूपी का नंबर है। आज से 9 वर्ष पहले ये देश की बॉटम 3 में आता था, यानी सबसे पिछड़े राज्यों में यूपी जाना जाता था। आज देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में किसी की गिनती होती तो यूपी की गिनती होती है। तो ये इसी 25 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर के चलने, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन को जब एक साथ सरकार ने शुद्ध नियत के साथ, स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ाया है तो परिणाम हमारे सामने आया है। और मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि शुद्ध नियत होनी चाहिए, आपका टारगेट स्पष्ट होना चाहिए। क्या टारगेट है? परिणाम जरूर प्राप्त होगा, वैसे ही जैसे यूपी को प्राप्त हो रहा है, यूपी को प्राप्त हुआ है। अगला नंबर है अटल आवासीय से अग्रिमा का। अग्रिमा अटल आवासीय। आप सभी को और पूरे प्रदेश भर के सभी नागरिकों को, सभी बहनों और सभी भाइयों को मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं। ये केवल एक पर्व मात्र नहीं है, ये केवल रक्षा का एक सूत्र बांधने का आयोजन मात्र नहीं है। ये श्रद्धा का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है और एक दूसरे को जानने का भी प्रतीक है ये आयोजन। हमारा शास्त्र कहता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जीवन में अगर हमें ज्ञानवान बनना है तो अपने से बड़ों के प्रति सम्मान का भाव, उनके प्रति श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। इस श्रद्धा और सम्मान का भाव विश्वास में बदलता है। विश्वास आत्मसम्मान को और आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाता है और आत्मनिर्भरता विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने में मदद करता है। यानी हमारे पर्व और त्योहार के पीछे श्रद्धा और सम्मान से लेकर के आत्मनिर्भरता और विकास का भाव भी छुपा हुआ है। आपने जो राखी मुझे बांधी, इसमें बहुत सारी बेटियां इसे अपने हाथ से बना के लेके आई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शहर से खरीदा होगा। जिन्होंने अपने हाथ से बनाई उनको भी रॉ मटेरियल मार्केट से लेना पड़ा होगा, और रॉ मटेरियल भी किसी कारीगर ने, किसी हस्तशिल्पी ने तैयार किया होगा। जो राखी आप बाजार से खरीद के लेके आई वह भी बाजार में किसी हस्तशिल्पी ने, किसी कारीगर ने उन्हें तैयार किया होगा। यानी ये कैसे चक्र एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि आपने उसको खरीदा, पैसा दुकानदार के माध्यम से उस कारीगर तक पहुंच गया। आप सोचो आज प्रदेश में 15 करोड़ राखियां बंध रही हैं। 15 करोड़ लोगों के हाथों में, बेटियों के हाथों में भी और भाइयों के हाथों में भी, भैया बहन के या आचार्य और शिष्य के, पुरोहित और यजमान के संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला ये आयोजन श्रद्धा और सम्मान के साथ साथ समाज के स्वावलंबन को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यानी समाज का स्वावलंबन भी होगा, समाज का स्वावलंबन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा हमारे ही कारीगरों को मिल रहा है, हमारे ही हस्तशिल्पियों को मिल रहा है, और फिर वही पैसा मार्केट में आएगा तो विकास के साथ उसको जोड़ेगा।
हर एक चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यही है समाज के सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का पक्ष। और यूपी के अंदर मिशन शक्ति का कार्यक्रम बेटी की सुरक्षा, बेटी के सम्मान और बेटी के स्वावलंबन को समर्पित इसीलिए किया गया। देखिए, जो प्रश्न यहां पर आज विभिन्न स्कूलों से आई हुई इन बेटियों ने मेरे सामने किए हैं, वह बहुत रोचक हैं और वह उनकी आकांक्षाओं के प्रतीक भी हैं। उनकी उत्सुकता को भी प्रदर्शित करता है। और मैंने जो पहले भी कहा, पहले बेटी भय के मारे स्कूल नहीं जा पाती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बेटी स्कूल जाती है। बेसिक शिक्षा परिषद में मैं देखता था, पहले बेटियां स्कूल जाती थीं तो उसके साथ भेदभाव क्या होता था। कुछ परिवार थे जिनके पास साधन नहीं थे, तो वह बेटे के लिए तो किसी प्रकार से यूनिफॉर्म बना देते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं बना पाते थे। बेटे के लिए चप्पल या जूता लेके आ जाते थे, लेकिन बेटी के लिए नहीं आ पाते थे। तो नंगे पैर स्कूल जाती थी। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने कुछ जनपदों के दौरे प्रारंभ किए थे। तो एक जनपद में मैं गया था, अक्टूबर नवंबर का महीना था, सर्दियां प्रारंभ हो रही थी। सुबह सुबह स्कूल कुछ बच्चे जा रहे थे, तो मैंने गाड़ी रोकी। मैंने पूछा, कुछ बेटियां स्कूल जा रही थी, मैंने उन बच्चों से पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? तो उन्होंने कहा छोटा सा एक फटा हुआ बैग कंधे में लटका करके वो बेटियां जा रही थी, छोटी छोटी बच्चियां थी। कहा स्कूल। मैंने कहा स्कूल जा रहे हो, यूनिफॉर्म नहीं है क्या? वो चुप। फिर मैंने देखा कि पथरीली रास्तों से नंगे पैर। मैंने पूछा उनको, मैंने कहा तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? चुप। फिर मैंने पूछा एक बेटी से, मैंने कहा तुम अकेली हो? कहा नहीं, भैया भी है। मैंने कहा भैया कहाँ है? कहा भैया को दूसरे स्कूल में भेजा गया। मैंने कहा कौन स्कूल है? क्या कि दूसरा स्कूल। मैंने कहा भैया के पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उनके लिए, उसके लिए भैया, उसको जूता, उसके पास जूता है, उसके पास यूनिफॉर्म भी है। मैं उसी दिन लखनऊ आया, मैंने उसी दिन आदेश जारी किया। मैंने कहा हर बेटी को, पहला आदेश था मेरा, हर बेटी को हम 2 यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, शूज और सॉक्स भी देंगे, यानी जूता, मोजा और सर्दियों में स्वेटर भी देंगे। फिर मेरे मन में आया कि सभी बच्चे वहां पे बहुत वीकर सेक्शन के हैं, गरीब हैं। फिर मैंने कहा सभी बच्चों को हम ये सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज के दिन पे हम 1,60,00,000 बच्चों को हर वर्ष 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं। और प्रदेश भर में भी सब बच्चियां आज अपनी यूनिफॉर्म में अपने जूते मोजे पहन करके स्कूल जाती हैं। यही स्थिति कस्तूरबा गांधी विद्यालय की भी थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की भी कुछ बेटियां यहां पे बोल रही थी। गरीब घरों से वे बेटियां थी। उन बेटियों के लिए 8वीं तक तो स्कूल बना दिए गए, लेकिन 8वीं के बाद ज्यादातर बेटियां फिर घर जाती थी, आगे पढ़ाई नहीं कर पाती थी। हमने तय किया कि हम उन विद्यालयों को अब 8वीं से बढ़ा करके 12वीं तक करेंगे और सभी विकास खंडों में करेंगे। आज हम सभी 825 विकास खंडों में वे विद्यालय का निर्माण हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। अटल आवासीय विद्यालय में बच्चों की संख्या को बढ़ा दिया है। इसके अलावा देश का पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में, यहां पर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर
ये संचालित है। यूपी का सैनिक स्कूल पहला स्कूल है देश का सैनिक स्कूलों में जिसमें हमने कहा कि नहीं, बेटियों की भी इसमें प्रवेश होना चाहिए, और किसी सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश दिया गया। 18 में हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता है देश के सभी सैनिक स्कूलों में ये प्रारंभ हो गया है। और अटल आवासीय विद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया ये कि अटल आवासीय विद्यालय में भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ये केवल आज के लिए नहीं, सरकार के स्तर पर जो पहल प्रारंभ हुई है ये देश को बनाने की दिशा में, क्योंकि हम जैसा वातावरण देंगे उस प्रकार से लोग आगे बढ़ेंगे। पहले महिलाएं यानी बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं पाते थे, लेकिन महिलाएं भी काम कर पे नहीं जा पाती थी। इतनी बड़ी आबादी में केवल 12% महिलाएं ही नौकरी या रोजगार के साथ जुड़ पाई थी। आजादी के बाद से लेकर के 75 वर्ष तक ये मामला इस स्थिति थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है ये संख्या 12% से बढ़कर के 36% से अधिक हो चुकी है, और हमने हर बड़े शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आज मुझे अच्छा लगता है जब बेटी भी मांग करती है कि अगर पुरुष नाइट शिफ्ट में काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये काम निरंतर हर एक क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। और रक्षाबंधन का आयोजन भी हम लोगों को उसी आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है जो एक परिवार का भाव होता है हम सबके पास। आज आप सभी बेटियां यहां पर आई हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है देख करके, सुन करके, आपकी जिज्ञासा को समझ करके, और मुझे आपसे मिल करके बहुत कुछ क्या चीजें आगे होनी है, कैसे हम अपने संस्थानों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी मुझे इससे एक नया बल भी इससे प्राप्त हुआ है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आपके यशस्वी जीवन की कामना भी करता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपनी मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, और ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आप सभी बेटियों के साथ खड़ी है, आपको हर प्रकार का सहयोग करेंगे। आज देखिए सरकार ने आधी आबादी के लिए निर्णय भी लिया है। 27, 28 और 29 अगस्त को 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश की नगरीय सेवा की जितनी भी हमारी बसें चलती हैं उनमें फ्री यात्रा, एक सह यात्री के साथ कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी माता कर सकती है, कोई उससे किराया नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा एक दी गई है। दूसरा, 29 के बाद 60 साल से ऊपर की हर माता को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने की भी हम लोगों ने एक व्यवस्था लागू कर दी, उसके आदेश जारी कर दिए हैं, वह भी अब लागू हो चुका है। तो अब तो जीवन का कोई क्षेत्र बचा ही नहीं जिसमें बेटियां आगे न बढ़ रही हों। और मैं आप सबसे कहूंगा कि देखो, प्रधानमंत्री जी ने अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विधेयक पारित किया है। आपने देखा होगा, वो बेटी हमारी जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की कह रही थी कि मैं भी अब आगे सार्वजनिक जीवन में आऊंगी। मुझे लगता है कि ये अधिनियम पारित होकर के लागू हो जाए तो विधानसभा और लोकसभा यानी पंचायतों में तो पहले से ही है, लेकिन वहां पर भी इतनी प्रतिशत बेटियां जाएंगी और उनको भी
एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, यानी कानून का पालन करना ही नहीं बल्कि कानून बनाने वाली टेबल पे आप बैठेंगे, ये एक विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि भारत उधर बढ़ रहा है। आपको मैं इस अवसर पर आज रक्षाबंधन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार और आप सबके लिए विश्वास करता हूं कि आप इसी मेहनत के साथ, इसी परिश्रम के साथ आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।